हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, सो थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। सो फोर्स, वैसे तो आपने ये वर्ड फोर्स काफ़ी बार सुना होगा डेली कन्वर्सेशंस में, और आपके जो लोअर क्लास में आपने जो साइंस पढ़ा है उसमें भी आपने इस वर्ड के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। सो व्हाट इज़ अ फोर्स, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ फोर्स। ठीक है, सी फोर्स इज़ अ नोशन। फोर्स is a notion. Notion means what? Means it is an experience. It is a thought. It is experience. We know that whenever somebody push us, when someone push us, pull us, then we experience force. ठीक है, when we are sitting in the merry-go-round, then also we experience force, right? To push, to pull, to break, force is needed. So all these are our basic experiences, और हमें पता है कि इन सब एक्टिविटीज़ में फोर्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना हो, या तो बेंड करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है, डिफॉर्म करना है, देन द फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर हम मैरी गो राउंड में बैठे हैं तब भी हमको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। सो दिस इज आवर बेसिक परसेप्शन अबाउट द फोर्स, दिस इज आवर बेसिक थॉट, बेसिक एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस के लिए कोई साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइंटिफिक स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल दिस आर आवर बेसिक एक्सपीरियंस, and we know that in all this activity a force is involved. Okay, there was one scientist, Aristotle. This scientist Aristotle gave a false or the incorrect thought, incorrect perception about the force. Aristotle gave wrong idea or concept about force. We will study this in chapter number 5, that is the laws of motion. कि ये जो एक साइंटिस्ट था एरिस्टोटल, उसने फोर्स का क्या कंसेप्ट दिया था, उसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या है, और फिर वो बाद में कैसे पता चला, बाद में न्यूटन ने कैसे प्रूव किया, गैलीलियो ने कैसे एक्सप्लेन किया, गैलीलियो ने और उसके बाद न्यूटन ने, कि एरिस्टोटल ने फोर्स के लिए जो उसका थॉट रिप्रेजेंट किया था, द कंसेप्ट विच वॉज गिवन बाय द एरिस्टोटल रिगार्डिंग द फोर्स वॉज प्रूव्ड टू बी रॉन्ग बाय द गैलीलियो एंड देन लेटर बाय द Isaac Newton. So that is known as
एरिस्टोटल्स फॉलेसी, ठीक है, एरिस्टोटल्स मिसकंसेप्शन, फॉलेसी मतलब मीन्स मिसकंसेप्शन। ओके, सो ये हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट force was given by Newton. Okay, so in this chapter, from this basic perception of force in our mind, we will be moving towards the scientific perception about the force, कि force का scientific meaning क्या होता है। ठीक है, ये जो सब है ये सब बेसिक एक्सपीरियंस है, बट साइंटिफिक वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मैक्रोस्कोपिक डोमेन में जो जो फोर्सेस होते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जो भी फोर्सेस होते हैं, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड हियर। ओके, यू प्लीज नोट डाउन दिस फर्स्ट। सो वी हैव discuss about the force. What is force? Force is a notion, it is an experience. Okay, so in a language of a common man, force एक experience है। ठीक है, now in the macroscopic domain, means at the large scale, in the phenomena which are taking place on the earth surface, there are various forces involved. Okay, सो कौन कौन से ये फोर्सेस है? ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनके पास मास होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड इज मस्कुलर फोर्स। हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं, वो मसल्स में जो मसल्स के वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है, सो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, विथ आवर फिंगर्स। तो हमारे जो मसल्स है, फिंगर के अंदर जो मसल्स है, उसमें एक फोर्स होता है, दैट इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। सपोज आपने एक टेक्स्ट बुक को टेबल के ऊपर रखा हुआ है, so there is a contact between the surface of the book and the surface of the table, and because of that force, that book remains on the table. जो book है आपने टेबल के ऊपर रखी है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो बुक और टेबल के बीच में एक फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टेक्ट फोर्स। देखिए यहाँ पर एक पेन है, पेन को मैंने मेरे हाथ के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो ये पेन के बीच में और मेरे हाथ की सरफेस के बीच में एक फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द कॉन्टेक्ट फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टेक्ट फोर्स दिस पेन रिमेन्स ऑन माई हैंड। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद फोर्स इन द कंप्रेस्ड और द एलोंगेटेड स्प्रिंग। सपोज आपके पेन की एक स्प्रिंग है, उस पिन को आपने कंप्रेस किया है, तो उस कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स होता है। जब आप वो स्प्रिंग को रिलीज करते हो तो वो जो स्प्रिंग है वो जंप होती है। सो यहाँ पर एक फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स। सो फोर्स इन द कंप्रेस स्प्रिंग और द एलोंगेटेड स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग को अगर पुल करते हो, खींचते हो, तो उसके बाद उसको छोड़ने के बाद भी वो जंप करती है, मूव करती है। सो वहाँ पर भी एक फोर्स है इन द एलोंगेटेड स्प्रिंग। फोर्स इन द टॉट स्ट्रिंग और द रोप। सपोज आपने एक स्ट्रिंग को हुक से सस्पेंड कराया है, और वो स्ट्रिंग के एंड पर, या तो रोप है, रोप के एंड पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को टाइड करके रखा है, ठीक है। सो वो स्ट्रिंग के अंदर या तो वो रोप के अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, ओके, एंड दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन। सो फोर्स इन टॉट स्ट्रिंग और रोप, दैट इज द टेंशन, वो भी एक फोर्स है। देन नेक्स्ट इज
द फोर्स ऑफ बुयंसी, बुयंसी या कुछ लोग उसको बायोंसी भी बोलते हैं. सो ये बुयंसी क्या होता है कि सपोज यू हैव अ प्लास्टिक बॉल. If you put that plastic ball on the water surface in a bucket, then that plastic ball floats on the surface of water. वो जो प्लास्टिक का बॉल है वो पानी के अंदर डूब नहीं जाता है. तो प्लास्टिक का बॉल पानी में डूबता क्यों नहीं है? क्योंकि प्लास्टिक के बॉल के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज बुयंट फोर्स, राइट. देन विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स इज अ फोर्स इन द लिक्विड बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड. सपोज अगर एक ग्लास में वाटर है और दूसरे ग्लास के अंदर सपोज ऑयल है, एंड इफ यू स्प्रेड वाटर एंड ऑयल बोथ ऑन द फ्लोर, तो कौन सा लिक्विड रेडीली फ्लो करेगा? वाटर विल फ्लो रेडीली. वाटर रेडीली फ्लो क्यों करेगा? बिकॉज in the water there is a less viscous force. So जैसा मैंने कहा कि वाटर जो होता है वाटर रेडीली फ्लो करता है और जो ऑयल है इट फ्लोज वेरी स्लोली. सो व्हाई वाटर फ्लोज रेडीली? बिकॉज व्हेन देयर इज ए फ्लो ऑफ वाटर, the viscous force between the different layers of water is very less, whereas the viscous force between the different layers of the oil is more, which opposes the motion of that oil, and because of that the flow of oil is very slow. उसके बाद force due to pressure of liquid. suppose एक प्लास्टिक की बॉटल है, if you keep that plastic bottle on your hand, then you will experience very less force on your palm. But if the same bottle is filled with the water and if you put that bottle on your palm, then you will experience a force. So due to what you experience the force? Due to the liquid. So liquid exert a pressure on your palm. So इससे ये प्रूव होता है कि लिक्विड भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड. सरफेस टेंशन आप पढ़ोगे पार्ट 2 में. तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सो सपोज यू हैव अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट, फॉर एन एग्जाम्पल अ नीडल. इफ यू केयरफुली पुट दैट नीडल ऑन द वाटर सरफेस, देन दैट नीडल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस. दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. फिर अगर कोई लैम्प है, लैम्प मतलब वो जो दिवाली के अंदर जो दिया यूज़ करते हैं, तो उस लैंप के अंदर देर इज़ ए विक, WICK विक मतलब बत्ती है. तो जब आप वो बत्ती को जलाते हो तो बत्ती नहीं जल जाती है. ठीक है, बत्ती क्यों नहीं जलती है? क्योंकि ऑयल जलता है और ऑयल, वो जो बत्ती होती है, वो जो विक होती है, उसके लोअर एंड से अपर एंड पर ऑयल मूव करता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ सरफेस टेंशन का कि trees are very high and they are receiving the water from the ground because of the surface tension. जो बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं उसमें जो एकदम टॉप के जो लीव्स है वहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है? फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से भी नीचे पानी होता है, तो ग्राउंड के एकदम नीचे से ऊपर तक पानी कैसे पहुँचता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. सो ऑल दिस आर द वेरियस फोर्सेस in the macroscopic domain. Okay, now if you talk about the microscopic domain, microscopic domain मतलब कि at the small level in the phenomena which are taking place at the microscopic level, atomic or the nuclear level, these are the forces involved. So electric and magnetic forces होते हैं, nuclear force between the protons and neutron, interatomic atoms के बीच में, and intermolecular forces. Okay, so these are the few forces which are seen in the nature. और भी बहुत सारे forces है बट हमें उनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करना है. ठीक है, I have given you few examples of forces in the macroscopic domain and in the microscopic domain. Okay, so these are the various forces. Now student, in the 20th century
the scientists did a research, and during their research they found that all the forces in the nature, ये जितने भी forces है और भी बाकी के जो forces है, all the different forces in the nature are the different form of few basic forces in the nature. मतलब कि नेचर के अंदर ये जो अलग अलग फोर्सेस है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये सभी फोर्सेस कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फोर्सेस में से ही अराइज होते हैं. ओके, सो दोज लिमिटेड नंबर ऑफ फोर्सेस बिकॉज ऑफ विच these forces are arised are called फंडामेंटल फोर्सेस. मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल कि नेचर में इतने सारे फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं. हमने जो 4 बेसिक लॉज ऑफ नेचर है उन्हीं को अलग अलग नाम दिया है. फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कॉन्टैक्ट फोर्स. तो जैसा मैंने आपको समझाया है कि कॉन्टैक्ट फोर्स, सो दिस इज वन सरफेस, सपोज सरफेस ऑफ टेबल, एंड ऑन द सरफेस ऑफ टेबल एक ब्लॉक रखा हुआ है. तो ये जो ब्लॉक है इट रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल. ठीक है, तो ब्लॉक टेबल के सरफेस के ऊपर क्यों स्टेबल रहता है? बिकॉज यहाँ पर देयर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर समझाया हुआ है. कॉन्टैक्ट फोर्स नंबर 3. तो दिस कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्चुअली the electromagnetic force between the electron and proton at the contact surface. तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो होता क्या है कि जब ब्लॉक की सरफेस और टेबल की सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो उनके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ऑल्सो कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स. अगर पार्टिकल मोशन में है तो इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, स्टेशनरी है देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स. सो जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो उनके कांटेक्ट के वजह से उनके एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है. यू कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है. सो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, दिस कॉन्टैक्ट फोर्स इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. बिल्कुल वैसे ही आपको फ्रिक्शन के बारे में तो पता ही होगा कि सॉरी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड होता है देन आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टन डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट स्टॉप. सो व्हाई दैट ऑब्जेक्ट स्टॉप्स? बिकॉज ऑन दैट ऑब्जेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ड्यू टू दैट सरफेस. तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. यहाँ पर भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. तो कहने का मतलब ये है कि नेचर में जितने भी फोर्सेस है, ऑल दिस फोर्सेस आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्यू बेसिक फोर्सेस इन द नेचर. मतलब नेचर में सिर्फ 4 ही फोर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये 4 फोर्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं. ओके, सो दिस 4 बेसिक फोर्सेस इन द नेचर आर कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर. तो ये कौन कौन से फोर्सेस है हम इनकी बात करेंगे, बट बिफोर दैट यू प्लीज नोट डाउन दिस. फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. सो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि नेचर के अंदर सिर्फ 4 ही फोर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं. सो ये कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ. फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. Third one is strong nuclear force, and the fourth one is weak nuclear
force. So, according to the latest research by the scientists, it has been proved that in the nature there are only 4 fundamental forces. Okay, so now we will get the knowledge about these fundamental forces. ठीक है, आप लोग ये पहले 4 नाम नोट कर लो. So now we will talk about ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? वैसे तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्कूल में पढ़ा ही होगा लोअर क्लास में, बट देन ऑल्सो वी अंडरस्टैंड इट वंस अगेन. ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इट इज फोर्स ऑफ म्यूचुअल attraction between any two bodies in यूनिवर्स. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन. मतलब कोई दो बॉडी के बीच में एक अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है. म्यूचुअल फोर्स है, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर अप्लाई करती है एंड सेकंड बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. मतलब यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच में ये फोर्स लगता है. दैट मीन्स अगर एक बॉडी यहाँ पर है और दूसरी बॉडी यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ और लैक्स ऑफ किलोमीटर दूर है, तो भी उनके बीच में ये फोर्स लगता है. इट इज ड्यू टू मास ऑफ बॉडी. मतलब जो बॉडी के पास मास है, जो दो बॉडी के बीच में मास है, उनके बीच में ये फोर्स लगता है. इट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मतलब कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह ये फोर्स लगता है. पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहाँ पर ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. दिस फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल फोर्स. ओके, दिस फोर्स इज गिवन बाय Newton's law of gravitation. Law of Newton's law of gravitation. It is always attractive. Gravitational force कभी भी repulsive नहीं होता है. It is लॉन्ग रेंज. मैंने आपसे कहा कि दिस फोर्स एक्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. मतलब पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, कितने भी डिस्टेंस पर है, तो भी ये फोर्स उनके बीच में लगता है. ठीक है, सो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. देन इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में वैक्यूम है तब भी उनके बीच में ये फोर्स लगता है. ठीक है, सो इस फोर्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर. मतलब नेचर में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, वो चारों फंडामेंटल फोर्सेस में ये फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस फोर्स, वेयर दिस फोर्स इज सीन. सो एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एक्सपीरियंस this force due to gravitational force of earth. अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है वो ये फोर्स
एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट से जब अर्थ के ऊपर गिरता है तो वो इस फोर्स के वजह से गिरता है. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ satellite and moon around earth is due to gravitational force. ठीक है. This force is responsible for the large scale phenomena. This force is responsible for बड़े स्केल पर, for large scale, बड़े लेवल पर large scale phenomena like formation, evolution of earth, planet, अर्थ भी प्लैनेट ही है, स्टार एंड गैलेक्टिक क्लस्टर. करोड़ों साल पहले अर्थ, स्टार, प्लैनेट्स ये सब एग्जिस्ट नहीं करते थे. देयर वर ओनली डस्ट पार्टिकल्स ओके इन द स्पेस. एक डस्ट पार्टिकल ने दूसरे को अट्रैक्ट किया, दोनों जुड़ गए, दोनों ने मिलके तीसरे को अट्रैक्ट किया, तीन जुड़ गए, उन्होंने मिलके चौथे पार्टिकल को अट्रैक्ट किया और इस तरह से प्लैनेट्स और बड़े बड़े स्टार्स फॉर्म हुए. ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि दो इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, जो चार फंडामेंटल फोर्सेस है इसमें इसका मैग्नीट्यूड सबसे वीक है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स ऑफ नेचर. ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन दिस. Now we will talk about the second fundamental force, that is electromagnetic force. What is electromagnetic force? Electromagnetic force is the force between the charged particle. It is force between charged particles like electron, proton, न्यूट्रॉन नहीं है, एटसेट्रा, दूसरे जो भी चार्ज पार्टिकल्स है. ठीक है. नाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is due to the property of the charged particle, that is known as charge. ठीक है. Now when charges are at rest, force between them is called electrostatic force. जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वाज गिवन बाय द न्यूटन
gravitational force between two masses was given by the Newton. Similarly, the electrostatic force between the two charged particle was given by the scientist Coulomb, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो, right? Now, this force is attractive. अब एट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है. तो दिस फोर्स इज एट्रैक्टिव बिटवीन अनलाइक चार्जेस. मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अनलाइक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में ये जो फोर्स है एट्रैक्टिव है. तो दिस फोर्स इज एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बिटवीन लाइक चार्जेस. मतलब अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों प्रोटॉन है, तो उनके बीच में ये फोर्स लगता है. नाउ स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन चार्जेस आर इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड which give rise to force on moving charge. देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो क्या क्रिएट करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. और वो मूविंग चार्ज के आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है तो वो मूविंग चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो नियर बाय चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है. ओके, सो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू अ फोर्स ऑन द अनदर चार्ज पार्टिकल. सो इलेक्ट्रिक फेनोमेना एंड मैग्नेटिक फेनोमेना आर इन जनरल इनसेपरेबल. ओके, अगर मूविंग चार्ज है तो मूविंग चार्ज किसी दूसरे स्टेशनरी चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है. तो अगर कोई चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी और उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगी. तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर इनसेपरेबल, आप उनको अलग नहीं कर सकते हो. दैट्स वाई द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज गिवन, गिव्स राइज टू फोर्स ऑन मूविंग चार्ज. हेंस इलेक्ट्रिक and magnetic effect are inseparable. So name electromagnetic force given, right? Electromagnetic force is a long range force. It is long range, just like gravitational force. Does not require any medium. Does not require any intermediate or intervening मीडियम. मतलब दो चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है तो भी उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये फोर्स लगता है. बट हाँ, अगर दो चार्जेस के बीच में मीडियम है तो फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है. ठीक है, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम, लॉन्ग रेंज फोर्स है. ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक है. अब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड टू ग्रेविटेशनल फोर्स. कितना स्ट्रॉन्ग है? सो इट इज 10⁻36 times. It is 10⁻36 times
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। मतलब अगर दो प्रोटॉन है और दो प्रोटॉन के बीच में सर्टन डिस्टेंस है, तो दोनों प्रोटॉन के बीच में उनके मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और साथ साथ में उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो दो प्रोटॉन के बीच में गिवन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से 10⁻36 टाइम्स होता है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बराबर। अब इस फोर्स के कुछ यूजेस भी है जो कि मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वेरी बेसिक फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी मटेरियल। जो भी मटेरियल आप अपने आजू बाजू देखते हो, ठीक है, वो मटेरियल का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के वजह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के वजह से ही एटम फॉर्म होता है, और एटम के वजह से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के वजह से मैटर फॉर्म होता है, ठीक है। इन द कंप्रेस्ड स्प्रिंग, इन द एलोंगेटेड स्प्रिंग, दिस फोर्स इज दैट tension produced in the string and rope, contact force between the two surfaces, this force is involved, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिक्विड के बीच में, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, जब भी कोई मीडियम में से लाइट पास होती है तो बैंड होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये सभी फेनोमेना के पीछे, ये सभी जो भी इवेंट्स है वो सभी के पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रोल होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड फंडामेंटल फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो क्या क्या विशेषताएं है इस फोर्स की वो हम डिस्कस करते हैं। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। नेचर में जितने भी फोर्स है, जो चार फंडामेंटल फोर्सेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, ठीक है। दिस फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। आपको पता होगा कि हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, छोटा सा, ठीक है। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन के बीच में तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है रिपल्सिव टाइप का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं। सो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के बीच में एक रिपल्सिव टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट रिपल्सिव फोर्स द न्यूक्लियस वुड बी अनस्टेबल, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। बट न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं होता है। क्यों अनस्टेबल नहीं होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक एट्रैक्टिव टाइप का एक फोर्स होता है। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन तो होता ही है, बट साथ साथ में एक एट्रैक्टिव टाइप का भी फोर्स होता है। एंड दैट एट्रैक्टिव फोर्स विच एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द एट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन दोनों को न्यूक्लियन कहते हैं। तो उनके बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो कि प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसको काउंटर करता है, उसको बैलेंस करता है, ठीक है, और न्यूक्लियस को स्टेबल बना देता है। सो दिस फोर्स बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस।
इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में इक्वली लगता है। ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होता नहीं है, ठीक है। सो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। इट इज शॉर्ट रेंज। ये जो फोर्स होता है उसकी रेंज बहुत ही कम होती है। आई सेड अर्लियर कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर लॉन्ग रेंज। उनकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है। मतलब अगर दो बॉडीज एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है, तो भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बट ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। उसकी जो रेंज है वो कितनी है? ओनली 10⁻⁻15 मीटर। मतलब अगर दो न्यूक्लियॉन मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर उनके बीच का डिस्टेंस 10⁻15 मीटर है तो ही उनके बीच में ये फोर्स लगेगा, बराबर। सो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगर ये नहीं होता तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता तो एटम स्टेबल नहीं होता, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता, मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करते और फिर दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट फोर्स है, ठीक है। ओके, सो दिस इज few important things about the strong nuclear force. Okay, please note down it. स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट फंडामेंटल फोर्स है दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स appear in certain nuclear phenomena like बीटा डीके, बीटा डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं उसको। तो न्यूक्लियस के अंदर एक फेनोमेना होती है जिसको कहते हैं बीटा डीके, बीटा डिसइंटीग्रेशन, और उस फेनोमेना में वीक न्यूक्लियर फोर्स इज सीन। So weak nuclear force appear in certain nuclear phenomena like beta decay. So during beta decay, nucleus emit electron. Nucleus emit electron. Surprising. न्यूक्लियस के अंदर तो कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट स्टूडेंट इट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे। सो ड्यूरिंग बीटा डीके न्यूक्लियस एमिट इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब न्यूक्लियस कॉलेप्स होता है रेडियो एक्टिविटी में, जब न्यूक्लियस का ब्रेकिंग होता है, जब न्यूक्लियस का कॉलेप्स होता है, तो न्यूक्लियस में से बीटा डिसइंटीग्रेशन होता है, न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल एमिट होता है और उस बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और साथ में दूसरे भी पार्टिकल्स एमिट होते हैं जैसे कि न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। हम उसकी बात यहाँ पर डिटेल में नहीं करेंगे, क्लास 12 में करेंगे। सो दिस इट इज नॉट वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। उसका नाम भले है वीक न्यूक्लियर, इट इज नॉट वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स तो कौन है? वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है। सो इट इज नॉट अ वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। इट्स रेंज इज exceedingly short, बहुत ही कम है इसकी रेंज।
कितनी 10⁻16 मीटर। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था उसकी रेंज थी 10⁻15 मीटर। ओके, सो स्टूडेंट, हियर आई हैव गिवन यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, बराबर। और इस चैप्टर में से जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि 2 मार्क के ही क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत सिंपल होते हैं। रेफरेंस बुक्स जो स्टडी मटेरियल होता है, जो मैं आपको देने वाला हूँ स्टडी मटेरियल, ठीक है, अभी मैं आपको PDF के फॉर्म में स्टडी मटेरियल दूंगा। तो जो स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है वो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, ठीक है। ये मटेरियल मैं आपको किस तरह से दूंगा, टेस्ट किस तरह से होंगे, डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, तो ये सब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है वो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था जो कि हमने फिनिश कर लिया है। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ द मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, थैंक यू।